हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन सरोवर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने कैपेसिटेंस यानी धारिता टॉपिक स्टार्ट किया था। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है संधारित्र यानी कैपेसिटर के बारे में हम समझते हैं। एक्चुअल में कैपेसिटर होता क्या है, तो हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक है हमारा संधारित्र। संधारित्र यानी कैपेसिटर। कैपेसिटर संधारित्र एक्चुअल में होता क्या है? ये एक इस प्रकार का समायोजन यानी एक प्रकार का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है दो प्लेटों का, जिसकी आकृति यानी शेप या साइज चेंज करे बगैर हम आवेश को स्टोर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्टोर। कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर हम एक ऐसा संयोजन लें, कैसा संयोजन जिसमें दो प्लेट हों, ये प्लेट होगी, इनकी आकृति या साइज को चेंज बगैर इसमें आवेश का क्या स्टोर किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? संधारित्र कहते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसकी। तो ये y होगी, ये x होगी। सो ये x और ये y प्लेट। अगर मैं इसे प्लस चार्ज दूं, ये हमारे संधारित्र है, इसमें जिसमें होती हैं दो प्लेटें होती हैं, और इसमें प्लस चार्ज है, इसमें ऑटोमेटिक कैसा आ जाएगा? माइनस। किसकी वजह से? इंडक्शन की वजह से। ठीक है, और थिन प्लेट है तो इस पर प्लस होगा और इस पर माइनस। ठीक है, अब बात आती है कि हमारे जो संधारित्र है इसका काम क्या होता? इसका काम होता आवेश को स्टोर करने का। और इसकी धारिता जो होती है वो किस बात पर डिपेंड करती है? क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो हमारी संधारित्रता होती है, संधारित्रता होती है कैपेसिटी ऑफ एक चालक की कैपेसिटी हो जो आवेश को स्टोर करती है। ये बात आपके समझ में आई? तो अगर मैं इसका संबंध किससे कर दूं, ये अर्थ है, अर्थ से संबंध कर दिया। ठीक है, और अगर इनके बीच की डिस्टेंस मानूं तो आपकी बीच की डिस्टेंस कितनी है? d। तो इस और ये आपके यहाँ क्या है? इसे मान सकते हैं निर्वात मान सकते हैं, या कोई मीडियन है, माध्यम मान सकते हैं, माध्यम। फोकस कर रही है ना वो लोग। ओके, तो माध्यम होगा, तो माध्यम में आपको क्या इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा k। क्या होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? k। तो इस संधारित्र की जो धारिता होगी यानी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर की धारिता किन बातों पर डिपेंड करेगी? वो बात है c डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? k के। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी कि जैसे ही उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ेगा तो उसकी धारिता भी बढ़ेगी। ये बात समझे? और जैसे ही धारिता बढ़ेगी तो उसका जो है जो स्टोर करने की क्षमता है चार्ज को, वो भी बढ़ेगी। यानी धारिता सीधी सी है, कैपेसिटी ऑफ स्टोर चार्ज। ठीक है, और दूसरी बात क्या है? सी डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते किसके? स्मॉल डी के। किसके? स्मॉल डी के। यानी कि कह सकते हैं कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? सेपरेट डिस्टेंस डी के। ठीक है, और सी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके होती है? क्रॉस सेक्शन एरिया ए। क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया ए ऑफ ईच प्लेट्स। ये बात आपके समझ में आई? अगर मैं बात करूं के को क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ मीडियन। ठीक, और डी सेपरेशन, तो सेपरेशन डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट एक्स एंड वाई। ये बात समझ में आई? और ए द क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ईच प्लेट, ईच प्लेट। ये बात आपके समझ में आई? और अगर मैं बात करूं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी अगर डाइलेक्ट्रिक की बात करें संबंधित परावैद्युतांक, परावैद्युतांक
किसका? माध्यम का। ठीक है, माध्यम का परावैद्युतांक, यानी कैसा मीडियन है। ठीक है, सेपरेट रेजिस्टेंस यानी डिस्टेंस को बोलते हैं बीच की दूरी, बीच की दूरी, ईच प्लेट। ठीक, और क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, प्लेटों का अनुप्रस्थ यानी प्लेटों का जो अनुप्रस्थ काट है उसका क्षेत्रफल कह सकते हैं, या क्षेत्रफल भी कह सकते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो अगर मैं इन तीनों, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड, ये बात समझ में आ गई। और अगर मैं बात करूं इन तीनों के एक साथ करूं तो क्या हो जाएगा? के ए अपॉन डी। अगर इस साइन को हटाऊं तो के एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी। ये हमारा फॉर्मूला तैयार होगा जो हम पहले पढ़ चुके थे, दो समांतर प्लेटों के बीच विद्युत धारिता। ये बात आप समझ में आ गई। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं के की वैल्यू बढ़ाता हूं तो सी की वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ेगी, और किस अनुपात में बढ़ेगी वो डिसाइड करता है आपका कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं कि के, अगर के का मान मैंने सपोज करो ये के है और ये आपका सी है, तो के का मान मैंने 1 रखा तो सी का मान भी 1 हो गया। ठीक है, अगर मैंने के का मान 2 रखा तो सी का मान भी 2 होगा, लेकिन किस फॉर्म में? अगर इसका कांस्टेंट में ए मानूं, ए, तो ये क्या होगा? ए, और ये होगा 2a। ये बात आपके समझ में? और जैसे ही अगर मैं बात करूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल की, तो अगर डी की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो सी की वैल्यू क्या होगी? घटेगी। समझ में आया? और अगर एक इसी तरीके से ए की वैल्यू बढ़ाता हूं तो सी की वैल्यू बढ़ेगी। इसे आप नोट कर लीजिए, ये हमारा फॉर्मूला तैयार हुआ, के इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी। इन्हीं चार बातों पे डिपेंड करती है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, यानी कि संधारित्र की धारिता। ये बात आपके समझ में आई? इसे आप नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं कि अगर के स्थान पर हमने कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेट रख दी, किस मोटाई की? टी मोटाई की, तो उसकी संधारित्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कितनी होगी, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, देखते हैं। अगर मैं कहूं आपसे कि इसमें टी मोटाई की, क्या मोटाई? टी मोटाई की मैंने एक डाइलेक्ट्रिक प्लेट रख दी, ये बात आपके समझ में आई? जब आपने डाइलेक्ट्रिक प्लेट रख दी टी मोटाई की, तो आप जानते हैं कि इसकी जो आपकी क्या है, यानी कैपेसिटेंस तो चेंज होगा। क्यों? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब ये है कि मैंने बताया कि अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखते हैं तो के की वैल्यू पर प्रभाव पड़ेगा, और के की वैल्यू पर क्या डिपेंड करती है? कैपेसिटेंस। ये बात है, यानी धारिता की जो वैल्यू है यानी मान है उसका, तो किस पे डिपेंड करता? परावैद्युतांक पर करता, और परावैद्युतांक का मान किस पर करता? आपके परावैद्युतांक पदार्थ पर। यह बात आपके समझ में आई? तो मैंने इस, तो अगर ये आर्टिकल का नाम है, यदि दो समांतर प्लेटों के बीच टी मोटाई की पट्टी रख दे, ठीक, या कह सकते हैं यानी बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स सिचुएटेड, या स्टेब्लिश कह सकते हैं, या ऑन कह सकते हैं, क्या रख दे हम? टी मोटाई की प्लेट रख दे, तो उस पर कैपेसिटेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप जानते हैं कि अगर इस पर प्लस का चार्ज है तो एक प्लेट है, तो इसका जो सरफेस डेंसिटी होगी, चार्ज सरफेस क्या होगी? सिग्मा, और इसकी तो होगी माइनस की, इसकी होगी प्लस की सिग्मा। ये तो बात जानते हैं आप? ये बात आप जानते नहीं जानते, ये बताइए मुझे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इसकी दोनों पैरेलल प्लेटों के बीच, दोनों पैरेलल प्लेटों के बीच जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, क्योंकि उसके मान पर डिपेंड करता है। क्योंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि ई की जो वैल्यू होती है
4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है। अगर ये सारी वैल्यू कांस्टेंट तो ये डिपेंड किस पर करेगी, के पे। यानी अगर के का मान बढ़ेगा तो ई का मान क्या होगा, घटेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है इनके बीच, वो किस पर डिपेंड करेगा, आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा। ये बात आपके समझ में आई। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले बात करते हैं एयर में, किसमें बात करते हैं, एयर में। यानी कि वायु इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर, तो क्या होगा, E इक्वल टू क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, ये तो पता चलो तो पैरेलल प्लेट के बीच। और हम जानते हैं सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, Q अपॉन A। तो E इक्वल टू कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A, किसमें है, एयर। एयर को हिंदी में बोलते हैं वायु में। ये बात से समझ में आई। और वायु का मतलब K इक्वल टू 1। ये बात आपको समझ में आ गई। यानी वायु के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, 1। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी फील्ड F, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मीडियन, मीडियन, मीडियन क्या, यानी इस पट्टी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, E इक्वल टू, ये तो होगा, इसे E नोट कह सकते हैं, एयर में है, तो इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नोट। और सिग्मा की वैल्यू क्या थी, मैंने अभी बताई थी, क्यू अपॉन ए, तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन के एप्सिलॉन 0 ए। ये बात आपके समझ में आई। हमें क्या चाहिए, कैपेसिटेंस, तो टोटल पोटेंशियल, तो हम क्या निकाल सकते हैं, तो प्लेटों के बीच पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल बिटवीन टू पैरेलल प्लेट, टू पैरेलल प्लेट, तो कितने होगा, V इक्वल टू E0 डी माइनस के टी। अब डी माइनस के टी का मतलब क्या, जो आपकी पट्टी है उसका स्पेस को हटाने के बाद जो बाकी डिस्टेंस बच रही है उसे बोलते हैं डी माइनस टी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी है, डी, और इसमें से टी माइनस कर दे, क्या आगा आपका, ये वाला स्थान दे, ये वाला आ गया, ठीक है ना। तो ठीक, और प्लस E इंटू डी। ये बात समझ में आई। अब हम इसकी वैल्यू रखें, तो वैल्यू क्या होगी, V इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी, प्लस इसकी सिग्मा, सॉरी सिग्मा के लिए हम क्यों भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों एप्सिलॉन ए, ठीक है, प्लस क्यू अपॉन के एप्सिलॉन 0 ए, और ये डिस्टेंस कितनी है इसकी, डी। ये बात आपके समझ में आ गई। और हमें क्या चाहिए, कैपेसिटेंस। तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस ये कहती है C इक्वल टू क्यू अपॉन V, ये कहती है C इक्वल टू क्यू अपॉन V। तो क्यू ऐसी रहेगा और V की वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, और A सामने है तो साथ के साथ ले सकते हैं, तो क्या होगा, D माइनस के T प्लस D अपॉन K, ऐसा कर सकते हैं। तो इस क्यू से क्यू कैंसिल आउट, क्यू से क्यू कैंसिल आउट, तो ये क्या होगी, C की वैल्यू, अगर हम C की वैल्यू यहाँ पे लिख दें तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी होगी, एप्सिलॉन 0 A D माइनस टी प्लस D अपॉन K। ये बात आपके समझ में आई, ठीक है, ये बात आपके समझ में आई। जब हम किसी भी संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई टी मोटाई की परावैद्युतांक पट्टी रख देते हैं तो उसकी जो संधारित्र होती है, यानी सॉरी संधारित्र की जो धारिता होती है वो क्या होती है, एप्सिलॉन नोट A अपॉन डी माइनस की टी प्लस डी अपॉन के, क्या होती है, डी अपॉन के। अगर मैं इसकी एक विशेष स्थिति की बात करूं, अगर t इक्वल टू 0 ले लूं, क्या ले लूं, t इक्वल टू 0, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, एप्सिलॉन 0 A डी प्लस डी अपॉन के।
तो सी इक्वल टू क्या होगा, डी ये होगा के एप्सिलॉन 0 ए अपॉन 2d। ये आपकी कंडीशन बन जाएगी। अगर अगर हम एयर ले में तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, अगर एयर ले में तो के इक्वल टू 1 और डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बात आपके समझ में आई, इसे आप नोट कर सकते हैं। अब बात करेंगे एनर्जी की, यानी कि संधारित्र में एनर्जी किस प्रकार और कैसे होती है उसे हम समझते हैं। ठीक है, इसे आप नोट करें। बात करते हैं संधारित्र की ऊर्जा, यानी एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, या कह सकते हैं धारित्र संधारित्र, या कह सकते हैं आप कोई भी आपका कंडक्टर है उसकी संधारित्र के माध्यम से ऊर्जा किस प्रकार से निकलती है। तो संधारित्र की ऊर्जा, या कह सकते हैं धारिता, धारिता के कारण चालक में या ऊर्जा है, यानी कि एनर्जी ड्यू टू कैपेसिटर, कैपेसिटेंस कह सकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं हम, हमने क्या बताया था कि अगर किसी भी विद्युत चालक को अगर आवेश दिया जाता तो उसका क्या है, वोल्टेज चेंज हो जाता है, यानी विभव उसका चेंज हो जाता। तो कहने का मतलब मेरा यह है, जो विभव चेंज होता तो उससे कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होती है या प्राप्त होती है हमें, यानी कुछ तो ऊर्जा देनी पड़ती होगी या मिलती होगी। ये बात, हमारे पास एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर हो गया, और जैसे ही कंडक्टर में हमने क्या काम करा, इससे हमने क्या दिया, क्यों आवेश दिया। तो क्यों आवेश देने के बाद तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, V हो गया। तो इसका पोटेंशियल V करने में कुछ ना कुछ तो कार्य करना होगा। जो कार्य क्या है वो किसके रूप में संचित हुआ हमारे, ऊर्जा के रूप में। किसके रूप में, ऊर्जा के रूप में। तो हम कार्य यानी वर्क, वर्क बराबर क्या होता, पोटेंशियल यानी विभव मल्टीप्लाई बाय चार्ज। ठीक, तो W इक्वल टू पोटेंशियल कितना, V प्लस V बटे 2 मल्टीप्लाई बाय V प्लस 0 बटे 2 मल्टीप्लाई बाय Q। तो W इक्वल टू क्या होगा, 1/2 VQ। ये बात समझ में, ये आपका आगा वर्क, और ये किसके रूप में संचित हो रहा हमें, एनर्जी के रूप में। तो एनर्जी इक्वल टू W इक्वल टू कितना होगा, 1/2 QV हो गया। और हम इस बात को जानते हैं कि क्योंकि हमें कैपेसिटेंस निकालना, क्योंकि जब हमने उसे चार्ज दिया तो उससे V विभव हो गया। तो जब V विभव हो गया तो हमारी डेफिनेशन क्या होती है, C इक्वल टू V होती है, यानी C Q अपॉन V, यानी कि एक कूलाम आवेश देने पर 1 वोल्ट अगर हमारा विभव चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है उसमें कैपेसिटेंस 1 फैराड है। ठीक है, कितने है, 1 फैराड। तो C इक्वल टू क्या होता, Q अपॉन V, और Q इक्वल टू CV। इस वैल्यू को यहां पर रख सकते हैं, तो 1/2 CV इंटू V, तो क्या हुआ, हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ गई। अगर मैं इसे चेंज करूं V को, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इक्वल टू Q अपॉन C। तो U इक्वल टू हो जाएगा हाफ C इंटू Q स्क्वायर अपॉन C का स्क्वायर, ये नहीं, ये ठीक है, C से C कैंसिल आउट, तो U इक्वल टू कितना, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। ये आपके एनर्जी का फॉर्मूला का, ये भी आपका एनर्जी का ही फॉर्मूला होगा, इसे आप नोट कर सकते हैं। तो ये क्या होगी आपकी एनर्जी। ठीक है, अब इन पे बेस हम क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कि फॉर्मूले भी और आपके क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए आप, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका।
देखो अभी हमने कैपेसिटेंस के फॉर्मूले क्या पढ़े थे, तो ये पढ़ा था कि C इक्वल टू के एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी, ठीक है। और अभी पढ़ा था एनर्जी का 1/2 QV इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर एक और हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हैं वेहर, यानी तो हमारा के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी परावैद्युतांक, और एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू 8.85 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम बात करें क्यू की, क्यू है चार्ज, और चार्ज यानी आवेश, तो इसे पहचानेंगे कैसे, यानी जहां कूलम लिखा हो, क्या लिखा हो, कूलम, इसकी यूनिट है, यूनिट से हम पहचान सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें वी, वी क्या है, विभव यानी पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, विभव, और कौन सा, विद्युत विभव, इसे पहचान कैसे, वोल्ट से, क्या हुआ, वोल्ट से। और सी आप जानते ही हैं, चैप्टर पढ़ रहे हैं, कैपेसिटेंस यानी कि धारिता, इसे कैसे पहचानेंगे, इसे पहचानेंगे आप फैराड यानी एफ से, एफ लिखा होगा वो धारिता की वैल्यू होगी। और डी आपके सेपरेशन डिस्टेंस, एरिया, ए आपका एरिया है, ये बात समझ में आई। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि दो प्लेट है, ठीक है, जिनकी सेपरेशन डिस्टेंस दे रखी है डी इक्वल टू दे रखा था ये, ठीक है, और इनका क्रॉस सेक्शन एरिया ए था, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था के इक्वल टू 1 यानी वायु में थी। तो ये कह रहा था कि अगर हम दोनों पैरेलल प्लेट की बीच की दूरी तक कर दी जाए हाफ, क्या कर दी जाए, बीच की दूरी आधी, और उनका जो क्षेत्र प्लेटों का जो क्षेत्रफल कर दी जाए दुगुना, तो उसके कैपेसिटेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो कहने मतलब मेरे ये है कि ये कह रहा है प्लेटों के बीच की दूरी आधी, हाफ कर दी जाए, आधी इसका मतलब हाफ, हाफ एंड, और प्लेटों का क्षेत्रफल क्या कर दिया जाए, 2 गुना यानी 2 टाइम्स। तो उसके कैपेसिटेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, किस पे, कैपेसिटेंस पे, ये पूछ रहा। तो मैंने अभी बताया था कि अगर हम संधारित्र की बात करें तो हमने एक चीज सीखी थी कि C जो होता है डायरेक्ट प्रपोज किसका होता, A के, और C दूसरा होता, C डायरेक्ट प्रपोज किसका होता, D के। तो अगर मैं एक साथ मिलाऊं तो क्या होगा, A अपॉन डी हो जाएगा, क्योंकि और बाकी चीज से कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, और K की वैल्यू क्या है, 1, क्योंकि वायु में है। तो हम इसे ऐसा कर सकते हैं C1 बटे C2, A1 बटे A2 मल्टीप्लाई D2 बटे D1, कर सकते हैं नहीं कर सकते, कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि A1 बटे A2 D1 बटे D2 बटे D1, क्योंकि D जो है हमारा क्या है, सॉरी एक बार सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया, 1/D है, यानी कि जब मैं C1 बटे C2 लिखता हूं तो इसे A1 बटे A2 लिखता हूं, ठीक है। और अगर मैं इसे लिखूं C1 बटे C2 तो लिखा जाएगा D2 बटे D1, क्योंकि ये एक दूसरे क्या है, रेसिप्रोकल है। अगर दोनों इक्वेशन को एक साथ मिलाया तो इस तरीके से बन जाएगी, ये बात आपके समझ में, क्योंकि दोनों ही किसकी वैल्यू है, C की वैल्यू है, ठीक है। और मल्टीप्लाई हो सकती है आसानी से, और इसे एक साथ मिला दें तो A अपॉन डी बनता, ठीक है। तो इसे ऐसे भी मिला सकते हैं और इसे ऐसे मिला सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ऐसा होता है, इन दोनों का मतलब भी क्या होगा, इस तरीके से ही होगा, ठीक है। अब ये कंडीशन कब है, जब आपके डी भी कांस्टेंट हो, ये जब का कंडीशन है जब आपका ए कांस्टेंट हो, तो लेकिन आपका ए और डी कांस्टेंट नहीं है, जब कैसे लिखेंगे, इस तरीके से। तो कहने का मतलब क्या है, यानी D1 बराबर कितनी है, D,
और D2 कितनी कह रहा है, D/2 कह रहा है, आधी कह रहा है। और A1 बटे बराबर कितना, A, और A2 बराबर कितना कह रहा है, 2A। ठीक है, तो इसमें रख सकते हैं पुट करके, तो C1 बटे C2, तो क्या होगा, A1 बटे A2, A1 की तो वैल्यू A है, इसकी वैल्यू कितनी है 2A, और D2 की वैल्यू कितनी है D/2, इसकी वैल्यू कितनी है D से D कैंसिल आउट, A से A कैंसिल आउट, C1 बटे C2, तो कितना A/4, तो C2 इक्वल टू अगर हम इसे सोल्व आउट करें तो C2 कितनी आएगा 4C1। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी प्लेटों की दूरी आधी करने पर उनका क्षेत्रफल को दुगना करने पर उसकी कैपेसिटेंस यानी उसकी धारिता कैसे हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, 4 गुनी। तो ये बात आपके समझ में आई, इसे आप नोट कर सकते हैं। यह स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब बात करते हैं जो हमारी धारिता की जो समांतर प्लेट है उन दोनों के बीच कैपेसिटेंस तो होता ही है, लेकिन बल कितना काम करता है उस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। संधारित्र के की प्लेटों के बीच बीच विद्युत बल, अगर हम इसे अंग्रेजी में बात करें क्या कह सकते हैं, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर सीटर। ठीक, तो कहने का मतलब ये है, तो मैंने क्या बताया था, अगर ये पैरेलल प्लेट है तो इनके बीच में ई कितना होगा, तो अगर हम बात करें पैरेलल प्लेट, इनकी धारिता होती है C इक्वल टू K/0 A/D, ये होती है इसकी धारिता। और हम जानते हैं दो धारिता होती है C इक्वल टू K/0 A/D, तो इस कितना V इक्वल टू Q, V इक्वल टू क्या होगा Q/C, तो हमारा V इक्वल टू क्या हुआ, Q कितना आपका, Q है आपका Q तो Q है, और C कितना आपका K/0 A/D, तो इसका मतलब क्या V इक्वल टू होगा आपका Q इंटू D/K/0 A, ये होगा आपका V, ये होगा V, लेकिन हमें चाहिए फोर्स, तो फोर्स बराबर क्या होता, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर होता Q इंटू E, तो Q तो ऐसे रहेगा, E कितना होता V/D, क्या होता V/D, तो V Q सेम है, V की वैल्यू क्या निकली है Q इंटू D अपॉन K/0 A, ठीक, इंटू ये तो होगा इंटू 1/D, D से सॉरी क्या होगा V हो गए, तो ये होगा D से D कैंसिल आउट, तो क्या हुआ हमारा फोर्स, यानी F इक्वल टू आपका Q² K/0 A, ये होगा आपका फोर्स निकलेगा इनकी प्लेटों के बीच। ये बात आपके समझ में, इसे आप नोट कर सकते हैं, क्या निकला ये फोर्स इनकी प्लेटों के बीच। ठीक है, तो ये बात आपके समझ में आई। आज आज हमने कैपेसिटर पढ़ा और उनके बीच कैपेसिटेंस कैसे होती है और एनर्जी के बारे में आज समझा। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी, हमारे चैनल एजुकेशन सरोवर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।
कितने मिनट की होगी मास्टर जी? 30 की पकड़ ली। चलो तब ये और